हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज सीमा अग्रवाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्डिंग इज फन। आज हम क्लास 8 बायोलॉजी आईसीएसई बोर्ड का चैप्टर नंबर 8 का पार्ट 2 कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है डिजीजेस एंड फर्स्ट एड। इसके पहले वाले पार्ट में हमने डिजीजेस के बारे में देखा, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज को डिस्कस किया और हमने ये भी डिस्कस किया कि टाइप्स क्या होती हैं, कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, वैक्सीन के बारे में, इम्यूनिटी के बारे में, वैक्टर्स के बारे में हमने स्टडी किया। आज इस चैप्टर का पार्ट 2 है। इसमें हम फर्स्ट एड के बारे में देखेंगे, फर्स्ट एड क्या होता है और अलग अलग केसेस में क्या फर्स्ट एड दिया जाता है, ये भी हम इस चैप्टर में, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि फर्स्ट पार्ट में हमने एक ब्रीफ आइडिया लिया था कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में, जिसपे हमने इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, मलेरिया, डेंगू के बारे में स्टडी किया था। किस कारण से ये होते हैं, इनके सिम्टम्स क्या है और क्या तरीका होता है इनको प्रिवेंट करने का। फिर हमने वेक्टर को देखा था, वेक्टर क्या होता है, अलग अलग डिजीजेस में कौन से वेक्टर्स होते हैं। फिर हमने ये देखा था किस तरीके से हम प्रिवेंट कर सकते हैं डिजीज को स्प्रेड होने से। वैक्सीन का क्या यूज होता है, वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन में क्या डिफरेंस होता है, पहली बात तो होता क्या है, और फिर ये दोनों चीजें आपस में डिफरेंट कैसे हैं। फिर टोबैको, अल्कोहल या ड्रग्स जैसे हार्मफुल सब्सटेंसेस को कंज्यूम करने के क्या दुष्परिणाम होते हैं, वो भी हमने देखा। हार्मफुल इफेक्ट्स देखे हमने इन सब्सटेंसेस के। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट एड। फर्स्ट एड क्या होता है और इन केसेस में हम क्या फर्स्ट एड प्रोवाइड कर सकते हैं। हम लोग डिस्कस करेंगे अगर बर्न्स हो जाए, बर्न इंजरी हो जाए, तो हम अपने पेशेंट को क्या फर्स्ट एड दे सकते हैं। ब्लीडिंग के केस में क्या कर सकते हैं, फ्रैक्चर, ऑब्जेक्ट इन द आई, अनकॉन्शियसनेस, या पॉइजन किसी ने खा लिया है, या किसी को सांप ने काट लिया है, या किसी मधुमक्खी ने काट लिया है, जिसको स्टिंग्स कहते हैं, तो ऐसे केस में क्या फर्स्ट एड दिया जा सकता है, इसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट एड क्या होता है। First aid refers to the immediate and temporary help given to someone who has suffered injuries or has suddenly fallen in. First aid का मतलब होता है कि इमीडिएट तौर पर और टेम्परेरी तौर पर आपने जो सामने वाले को मदद करी, आप जिसको कोई इंजरी हो गई है या अचानक से कोई बीमार हो गया है, तो आपने जो भी उसको ट्रीटमेंट दिया वो फर्स्ट एड कहलाता है ना। डॉक्टर, जैसे सपोज करो घर में छोटे बच्चे होते हैं, वो चाहे जब गिरते रहते हैं या कोई ना कोई इंजरी हो जाती है, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जो उनकी मम्मी होती है, मदर होती है, फादर होते हैं, पहले उनको घर में ही थोड़ा सा ट्रीटमेंट दे देते हैं, ताकि उतनी देर के लिए ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए, या जल गया है तो उसमें थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए, और फिर डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। है ना, हर केस में ऐसा नहीं होता कि हम तुरंत डॉक्टर के पास भागे। तो डॉक्टर के पास जाने के पहले हम किसी पेशेंट को जिसको इंजरी हो गई है या अचानक से बीमार हो गया है, जैसे बेहोश हो गया या उल्टी वगैरह हो रही है, तो ऐसे ऐसे पेशेंट को हम डॉक्टर के पास ले जाने के पहले क्या मदद दे सकते हैं, ताकि उसको थोड़ा सा रिलीफ मिल सके, इसको फर्स्ट एड कहते हैं। ठीक है ना। तो डेफिनेशन बहुत अच्छी है, इसको एज इट इज याद कर लो कि फर्स्ट एड रेफर्स टू द इमीडिएट एंड टेम्परेरी हेल्प। देखिए ये टेम्परेरी हेल्प होती है, बिकॉज एक्चुअल में क्या करना है ये तो डॉक्टर ही डायग्नोस करके फिर बता पाता है। तो लेकिन फिर भी सामने सिम्टम्स को देखते हुए हम टेम्परेरी एक रिलीफ उसको दे सकते हैं, कि जब तक वो डॉक्टर के पास पहुंचा नहीं है तब तक उसको आराम मिल जाए। है ना, तो फर्स्ट एड रेफर्स टू द इमीडिएट एंड टेम्परेरी हेल्प गिवन टू समवन हु हैज सफर्ड इंजरीज और हैज सडन फॉलन इल। एकदम से बीमार हो गया है या कोई चोट लग गई है, तो डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले आप उसको जो टेम्परेरी ट्रीटमेंट देते हो उसको फर्स्ट एड कहते हैं। फर्स्ट एड देना क्यों इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एड सबसे पहले इसलिए दिया जाता है ताकि जीवन को हम बचा सकें, तो प्रिजर्व लाइफ। है ना, बहुत से लोग, बहुत से जो हम रोड एक्सीडेंट्स देखते हैं या बहुत से ऐसे छोटे मोटे एक्सीडेंट होते हैं जिसमें क्या होता है, फर्स्ट एड नहीं मिलने की वजह से इंसान मर जाता है ना। या तो पहला गोल जो होता है फर्स्ट एड का, कि इससे पहले डॉक्टर आए कम से कम आप इतना कर लो कि उस व्यक्ति की जान बच जाए। अगर सपोज करो कहीं आग में घिर गया है, तो कम से कम इतना कर लो कि जहां आग में वो घिरा हुआ है वहां से उसको बाहर ले आओ। है ना, या रोड में अगर वो गिर गया है और खूब ब्लीडिंग हो रही है, तो एटलीस्ट इतना कर दो कि ताकि उसकी ब्लीडिंग, जो एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है, वो थोड़ी स्टॉप हो सके। है ना, या अनकॉन्शियस हो गया, थोड़ा पानी आने की छींटे डालो ताकि थोड़ा उसको होश में आने की वो कोशिश करे। पहला जो गोल हो या ऑब्जेक्टिव होता है, उद्देश्य होता है फर्स्ट एड का, वो जीवन बचाना होता है, ताकि इतना समय मिल सके कि डॉक्टर इसको प्रॉपर ट्रीटमेंट दे दे और तब तक इसका लाइफ प्रिजर्व हो सके। राइट। सेकेंड, टू प्रिवेंट द कंडीशन फ्रॉम वर्सनिंग, चीजें और बुरी ना हो जाए, इसको भी बचाने के लिए हम फर्स्ट एड देते हैं। सपोज करो
कि कोई जल गया है ना? आग से जल गया है, तो अगर छोटा-मोटा जला है तो हम उसको हाथ तुरंत पानी के नीचे रख देते हैं या आइस पैक लगा देते हैं, है ना? या उसको हम जो आपका बरनॉल है या एलोवेरा जेल है ये लगाते हैं ताकि थोड़ा-सा कूलिंग इफेक्ट उसको आ जाए, है ना? अगर हमने ऐसा नहीं किया और तो हो सकता है कि उसकी कंडीशन और भयंकर रूप ले ले और बड़े-बड़े ब्लिस्टर्स उसकी स्किन में आ जाए। कंडीशंस को बिगड़ने से रोकने के लिए भी हम फर्स्ट एड देते हैं ताकि चीज वहीं की थोड़ी रुक जाए और फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट इसको मिल जाए एंड प्रमोट रिकवरी। और व्यक्ति जो कि इंजर्ड हो गया है या एकदम से बीमार हो गया है उसकी रिकवरी हो सके इसके लिए फर्स्ट एड दिया जाता है, राइट? तो प्राइमरी गोल क्या है फर्स्ट एड का? प्रिजर्व लाइफ, prevent the condition from worsening and to promote recovery, right? Therefore, it is essential for every individual to बेसिक नॉलेज ऑफ फर्स्ट एड। बहुत जरूरी होता है कि हर व्यक्ति का थोड़ी बहुत नॉलेज तो फर्स्ट एड के बारे में होना ही चाहिए, क्योंकि आए दिन हम कभी भी हमारे बच्चों को या हमको खुद को या हमारे फ्रेंड्स को चोट लगती रहती है ना। स्कूल में भी आपने केस देखा होगा कि कभी कभी ये बच्चे असेंबली में खड़े हुए होते हैं, अगर बहुत तेज सनलाइट पड़ रही होती है तो बच्चे फेंट हो जाते हैं, है या एकदम से किसी कीड़ा ने किसी बच्चे को काट लिया या कोई बच्चा गिर गया उसकी हड्डी में फ्रैक्चर आ गया। तो ऐसे केस में क्या होता है, घबराना नहीं होता है, पैनिक नहीं होना होता है। हमको अगर पता हो कि अगर इस केस में हम उसको क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं तो वो उसकी मदद हम कर पाएंगे। बस इसलिए फर्स्ट एड की बेसिक नॉलेज सबको होनी चाहिए। एक फर्स्ट एड किट जो होता है स्कूल्स में भी रहता है हमेशा, और अपने घर में भी एक फर्स्ट एड किट हमको रखना चाहिए ताकि ऐसी जो सिचुएशन है उसको हम हैंडल कर सके। ठीक है। Some first aid activities for different types of emergencies are as follows। अब हम वीडियो में देखने वाले हैं कि अलग अलग इमरजेंसीज में आप क्या फर्स्ट एड एक्टिविटी करते हो। ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले बर्न्स। ये बहुत कॉमन है, आए दिन कोई हम लोग चीजों से जलते रहते हैं। अगर स्पेशली जो मदर्स होती हैं वो किचन में कुकिंग करती हैं तो कभी कुकर टच हो जाता है, कभी तवा उन्होंने पकड़ लिया, या सपोज करो आप पटाखे जला रहे हो तो एकदम से हाथ में ही पटाखा लग गया, या कभी इलेक्ट्रिक करंट लग जाता है जिसको इलेक्ट्रोक्यूशन कहते हैं, है ना? करंट लग जाता है, या केमिकल आप लैब में हो केमिकल एकदम से गिर गया, या कपड़े में आग लग गई है, या कोई गर्म लिक्विड तेल या दूध या चाय गिर गई आपके हाथ में। तो इससे क्या हो जाता है, इससे आपकी स्किन बर्न हो जाती है, जल जाती है। तो अगर जल जाते हैं तो हमको किस तरीके से हम फर्स्ट एड दे सकते हैं डॉक्टर के पास पहुंचने के पहले, वो हम देखते हैं। क्योंकि कभी कभी जो हम जलते हैं थोड़ा बहुत जलते हैं, उसका ट्रीटमेंट आराम से हम घर में कर सकते हैं, उसके लिए डॉक्टर के पास भागने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन कभी कभी सेकंड डिग्री या थर्ड डिग्री भी हम जल जाते हैं, मतलब बहुत सीवियर केस हो आता है, बहुत ज्यादा जल जाते हैं। ऐसे केस में डॉक्टर के पास पहुंचने के पहले आप और क्या कर सकते हो ताकि आपकी सिचुएशन और खराब ना हो, वो हम इस पे भी देखने वाले हैं। ठीक है। तो बर्न्स फर्स्ट जो केस है, बर्न अगर कोई जल जाता है किसी भी वजह से तो आपको क्या करना चाहिए। बर्न्स किसकी वजह से हो सकते हैं, या तो हीट की वजह से हो सकते हैं, कोई चीज गर्म चीज से जल गया, या केमिकल उसके ऊपर गिर गया, या इलेक्ट्रिसिटी से करंट लग गया, या बहुत ज्यादा बहुत तेज जब सनलाइट होती है ना तब भी हमारी स्किन में रैशेस हो आते हैं, जलन होती है। रेडिएशन से अगर कोई हार्मफुल रेडिएशन के संपर्क में आ जाते हैं तब भी स्किन जल जाती है। एंड कॉज डैमेज टू स्किन और बॉडी टिश्यूज। तो हमारी स्किन डैमेज हो जाती है या इतना ज्यादा जल जाते हैं कि बॉडी टिश्यूज भी डैमेज हो जाते हैं। बर्न्स में रिजल्ट इन ब्लिस्टर्स। आपको पता है कि जलने से हमारे स्किन में ब्लिस्टर्स यानी फलक पड़ जाता है ना, फूल जाता है ऊपर से, ऐसे पानी जैसे एक बबल सा बन जाता है। तो जलने से ब्लिस्टर्स बन जाते हैं, स्कारिंग हो जाती है, मतलब निशान आ जाता है, और कभी कभी तो जरूरत से ज्यादा जब जल जाते हैं तो मर भी सकते हैं, है ना? जैसे बहुत तेज आग लग जाती है और उससे अगर लोग बाहर नहीं निकल पाते तो उनकी पूरी बॉडी उसमें जल के चार हो जाती है, राख हो जाती है। तो बर्न एक बहुत सीरियस इंजरी हो जाती है बर्निंग से। डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी बर्न्स कैन बी करेक्ट। किस प्रकार की आप बर्न हुए हो, किस प्रकार से आप जले हो, उसके हिसाब से तीन प्रकार का बर्न होते हैं। एक फर्स्ट डिग्री बर्न होता है, सेकंड डिग्री बर्न होता है और थर्ड डिग्री बर्न होता है। फर्स्ट डिग्री बर्न मतलब होता है जब आप थोड़े बहुत रूप में जल रहे हो, सिर्फ आपको ऊपर सुपरफिशियल बर्न हुआ है। जैसे अधिकतर हम लोग जब किचन में काम करते हैं तो एकदम से कुछ गरम हमने केटली छू ली या तवा छू लिया, तो जो एकदम से हल्का सा हमको गरम हमारी उंगलियों में फिंगर टिप्स में लग जाता है, उसको फर्स्ट डिग्री बर्न कहते हैं। इस स्किन की सिर्फ आउटर लेयर ही बर्न होती है, और इससे आपका जो स्किन होती है लाल हो जाती है और ड्राई हो जाती है। कभी कभी थोड़ा ज्यादा जल जाते हैं तो हमारी स्किन भी वहां से उधड़ जाती है। ठीक है ना।
नेक्स्ट जो बर्न होता है, ये जो फर्स्ट डिग्री बर्न है, ये सुपरफिशियल बर्न है, मतलब सिर्फ आपकी स्किन की ऊपर वाली लेयर जो है वो जली है, वो डैमेज हुई है, तो ये इतना ज्यादा सीवियर नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है। लेकिन जब सेकंड डिग्री या थर्ड डिग्री बर्न होता है, मतलब ये सीरियस इशू है। सेकंड डिग्री बर्न में जो बर्न होते हैं उससे क्या हो जाता है, आप जो आपकी स्किन है उसके ऊपर फलक पड़ जाते हैं, यानी कि ब्लिस्टर्स पड़ जाते हैं, है ना, एक एक बबल बन जाता है स्किन के ऊपर और उसमें पानी से भर जाता है, इसको फलक कहते हैं, इसको ब्लिस्टर्स बोलते हैं। ये सेकंड डिग्री बर्न के केस में होता है और ये सीवियर केस है। ऐसे थर्ड डिग्री बर्न्स में शरीर में के कई हिस्सों में ऐसे फलक पड़ जाते हैं और जो जलन होती है वो आपके अंदर टिश्यूज तक पहुंच जाती है। और सीवियर बर्न्स दीस अफेक्ट द डीपर टिश्यूज एंड समटाइम्स इवन द अंडरलाइन बोन, कभी कभी इतना ज्यादा स्किन जल जाती है कि वो अंदर हड्डी तक पहुंच जाता है। आपने देखा होगा कभी कभी एकदम से चलती हुई गाड़ी में आग लग गई और अंदर जो लोग ट्रैप हो जाते हैं, पर उनकी बॉडी बहुत बुरी तरह से जल जाती है कि उनकी हड्डी तक दिखने लगती है, तो ये थर्ड डिग्री बर्न कहलाता है। द अफेक्टेड एरिया शोज रेडनेस, जहां पे आप जल जाते हो वहां वो लाल हो जाती है जगह, उसमें स्वेलिंग हो जाती है और ब्लिस्टर्स यानी कि फलक पड़ जाते हैं। द बर्न्ड एरिया इवन बिकम्स ब्लैक और व्हाइट इन सम केसेस, कभी कभी आप इतना ज्यादा जल जाते हो कि आपकी स्किन काली पड़ जाती है उस जगह पर, जैसे आप कभी कभी ना देखा, आप एकदम से गाड़ी से उतरते हो तो साइलेंसर हमारे पैर में टच हो जाता है, तो एकदम से वहां पे ब्लैक स्पॉट बन जाता है, कभी कभी व्हाइट स्पॉट भी बन जाता है। तो ये तुम्हारे बर्न्स के कुछ सिम्टम्स होते हैं कि ब्लिस्टर्स हो जाता है, रेडनेस हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। और जो बर्न्स है वो 3 डिग्री के हो सकते हैं। फर्स्ट डिग्री बर्न सुपरफिशियल होता है, इसमें बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। लेकिन सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री जो बर्न्स होते हैं वो सीवियर होते हैं, इसमें आपको फटाफट जो पेशेंट होता है उसको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ता है। ठीक है। First degree burns can be treated by dipping in cold water and later applying antiseptic cream after drying the wound. अगर आपने फर्स्ट डिग्री बर्न है, मतलब सुपरफिशियल बर्न है, जैसे कि इस केस में आप देख रहे हैं, से ऊपर की त्वचा में हल्का सा रेडनेस आई है, कुछ टच हो गया आपके से, तो आप ठंडे पानी में अपना वो उस एरिया को रखकर ठंडा पानी उसमें डालो, अगर हाथ में लग गए हो तो हाथ को ठंडे पानी के नीचे डालो, उसमें थोड़ी सी एंटीसेप्टिक क्रीम लगाओ, जब तुम्हारा ये घाव यहाँ पे सूख जाए। देखिए अगर सेकंड और थर्ड डिग्री बर्न हो गया है, तो अगर फलक पड़ गया है, तो आप या ब्लिस्टर आ गए तो आप उसको पंचर मत करो, कभी भी ब्लिस्टर को फोड़ने की कोशिश मत करो, इससे आपको और जलन होगी और चीज बिगड़ जाएगी। अगर बाई चांस ब्लिस्टर अपने आप से ही ब्रेक हो गया है, फिर आप क्या करो, उस एरिया को जो जहां ब्लिस्टर ब्रेक हो गया है वहां पे एंटीसेप्टिक लगाओ और एक बिना चिपकने वाले मतलब नॉन स्टिकी क्लॉथ से उस एरिया को कवर कर लो। अगर आपने ऐसा कपड़ा ले लिया जो स्किन में चिपक जाता है, तो क्या हो जाएगा, आपके इस घाव में भी वो, इस वूंड में भी वो कपड़ा चिपक जाएगा और फिर निकालते वक्त बड़ा दर्द होता है। इसलिए कोशिश करो कि एंटीसेप्टिक क्रीम लगाने के बाद ऐसे कपड़े से उसको कवर करो जो कि स्किन में चिपके ना, स्टिक ना हो। ठीक है। सपोज करो कि आप कपड़े पहने हुए और फिर जल गए और आपके कपड़े आपकी स्किन में चिपक गए हैं, ऐसे केस में कभी भी कोशिश नहीं करनी चाहिए चिपके हुए कपड़े को खींच के बाहर निकालने के लिए, क्योंकि और ऐसे केस में हमको पानी का इस्तेमाल भी नहीं करना होता है, क्योंकि इसमें जो आप जल गए हो यानी कि आपके अंदर डीपर टिश्यूज तक आपकी बर्न इंजरी हो चुकी है। ऐसे केस में अगर आप पानी डालोगे तो इन्फेक्शन अंदर पहुंचने का बहुत डर रहता है। ऐसे केस में आपको तुरंत पेशेंट को डॉक्टर के पास लेके जाना है। ठीक है। तो अगर फर्स्ट डिग्री बर्न है तो ज्यादा घबराने की बात नहीं है, ठंडे पानी से हाथ धो, उसके ऊपर उसको वूंड को सुखाने के बाद उसमें एंटीसेप्टिक क्रीम लगाओ, थोड़ी देर के बाद आपको आराम मिल जाता है। लेकिन सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री बर्न के केस में आपको एंटीसेप्टिक क्रीम लगा के सीधे उसको डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए, ताकि डॉक्टर उसको केयर कर सके। राइट। ब्लीडिंग क्या होता है, क्योंकि फर्स्ट एड में हम डॉक्टर की जगह नहीं ले सकते। फर्स्ट एड में तो हमको सिर्फ थोड़ी एक नॉलेज, एक बेसिक नॉलेज होती है ताकि चीजों को हम बिगड़ने से बचा सके, लेकिन उसका एक्चुअल ट्रीटमेंट क्या करना है वो डॉक्टर को ज्यादा अच्छा पता रहता है, इसलिए हम पूरी तरीके से उसको ठीक करने का कोशिश नहीं करनी चाहिए। जो डॉक्टर का काम है वो डॉक्टर ही करेगा, लेकिन डॉक्टर के पास पहुंचने तक आप उसको क्या रिलीफ दे सकते हो, ये फर्स्ट एड का काम होता है। ठीक है। ब्लीडिंग, ब्लीडिंग बहुत सी वजह से हो सकती है, हो सकता है आपकी फिंगर में कट लग गया है ना, या आप चलते चलते गिर पड़े हो तो उसमें आपको चोट लग जाती है ना, या क्रिकेट खेल रहे हो आप, बॉल आपको कस के लग गई, तो ऐसे केस में क्या हो रहा है, ब्लड निकल रहा है, तो ऐसे केस में अगर जब भी आपकी स्किन में से ब्लड निकल रहा है, तो आप उसको बहते हुए पानी के मतलब नल खोल के उसके नीचे वो एरिया रख लो जहां से खून बह रहा है, तो क्या हो जाएगा, फिर जितना भी अगर उसमें इन्फेक्शन वगैरह कोई होगा तो वो हट जाएगा, फिर उसको साफ कपड़े से पोंछ लो और एंटीसेप्टिक लगा दो और फिर इसको एक बैंडेज से कवर करो, इस पिक्चर में आप देख रहे हो। ठीक है ना। कट एरिया को पहले पानी से धो लो, इसको सुखा लो, हल्का सा एंटीसेप्टिक क्रीम लगा लो और उसको ऐसे पट्टी बांध दो। अगर सपोज करो कि जो चोट लगी है वो बहुत गहरी है, बहुत ज्यादा खून निकल रहा है, तो जहां पे चोट लगी है वहां पे एक साफ या कपड़ा या कॉटन का पैड, मतलब रुई का जो पैड होता है उसको कस के दबा दो, उस वूंड को उसके ऊपर रख के कस के दबा दो।
ताकि आपकी ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए, क्योंकि एक्सेसिव ब्लड लॉस से भी जान चली जाती है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि जहां से बहुत तेजी से ब्लड आ रहा है, सबसे पहले तो उसको मोटे से कपड़े से, साफ कपड़े से या कॉटन के पैड से उस चीज को कस के दम प्रेस कर दो, ताकि ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए और ब्लड लॉस, हैवी ब्लड लॉस होने से बच जाए। अगर इंजरी आपके आर्म्स या लेग्स में है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि आर्म्स या लेग्स को थोड़े ऊपर की तरफ उठा दो, तो अपने आप से जो ब्लड फ्लो होता है या जो ब्लीडिंग होती है वो धीमे हो जाती है और आपका हैवी ब्लड लॉस से रोका जा सकता है। एक बार ब्लीडिंग स्टॉप हो गई, फिर आप डॉक्टर के पास जाओ, फिर डॉक्टर उसमें क्रीम और जो भी पट्टी वगैरह करना है, बैंडेज वगैरह जो करना है वो कर देता है। ठीक है, तो क्या करना है, अगर ब्लीडिंग हो रही है तो सबसे पहले जहां से ब्लीडिंग हो रही है उसको पानी से धो, उसमें उसको सुखाओ, फिर उसको एंटीसेप्टिक क्रीम लगा के उसमें पट्टी बांध दो। अगर डीप वुंड है, गहरा घाव बन गया है और बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो आप उस वो जो जहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है वहां पर एक साफ कपड़े से और मोटे से कपड़े से उसको कस के दबाओ, ताकि प्रेशर लगने की वजह से ब्लीडिंग स्टॉप हो सके। अगर हाथ और पैर में इंजरी है तो आप हाथ और पैर को अगर ऊंचा उठा दोगे ना, तो भी ब्लीडिंग की जो स्पीड है वो स्लो हो जाती है और धीरे धीरे ब्लीडिंग रुक जाती है। अब फिर आप डॉक्टर के पास ले जाके उसका फर्दर ट्रीटमेंट करा सकते हो। नेक्स्ट केस है अनकॉन्शियसनेस, यानी कोई व्यक्ति बेहोश हो गया। जैसे में हमने देखा ना कि कभी कभी बहुत ज्यादा हम जब पीटी करते हैं या स्पोर्ट्स खेलते हैं तो बहुत तेज धूप गर्मी होती है, डिहाइड्रेशन की वजह से बेहोश हो जाते हैं, है ना, एकदम से। इसको अनकॉन्शियसनेस कहते हैं। तो अनकॉन्शियसनेस इज व्हेन अ पर्सन कैन नॉट रिस्पॉन्ड टू पीपल, एक्टिविटीज एंड अदर स्टिमुलाई अराउंड। तो अनकॉन्शियसनेस कब होता है, जब व्यक्ति आसपास के लोगों को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, उसकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है उसको, वो बेहोश है, कोई एक्टिविटीज उसको समझ में नहीं आ रही है और कोई भी स्टिमुलाई आप कर रहे हो, आवाज दे रहे हो या इसको हिला रहे हो, तो उसको सुनाई नहीं दे रहा है। ठीक है ना, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो बेहोश हो गया है, वो अपने सेंसेस में नहीं है। ऐसे केस में क्या करना चाहिए, सबसे पहले जो व्यक्ति है जो अनकॉन्शियस हो गया है उसको एक कंफर्टेबल पोजीशन में लिटा दो। जैसे इसमें देख रहे हो ना, कंफर्टेबल पोजीशन को सीधा लिटा दिया है। कोशिश करो कि आसपास की जो भीड़ है उसको हटा दो, ताकि फ्रेश एयर उसको आए, है ना। नहीं तो क्या होता है, कोई भी अनकॉन्शियस आता है तो सब कोई उसको घेर के खड़े हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति अनकॉन्शियस हो गया, पहले उसको एक कंफर्टेबल पोजीशन में लाके लिटा दो और आसपास से भीड़ हटा दो, ताकि फ्रेश एयर उसको मिल सके, है ना। ओवर क्राउडिंग अगर हो रही है, पर्सन के आसपास बहुत सारे लोग हैं, उनको दूर कर दो कि आप दूर हटिए, इसको फ्रेश एयर आने दीजिए। फिर थोड़ा सा पानी की छींटे उसकी आंखों में स्प्रिंकल करो, हो सकता है पानी की छींटे पड़ने से वो होश में आ जाए। ठीक है, और फिर आप उसको लेके मेडिकल हेल्प के लिए, मतलब आप एम्बुलेंस कॉल कर दो या डॉक्टर पास लेके जाओ, अगर कंडीशन नहीं सुधरी है। अगर हल्का फुल्का अनकॉन्शियस हुआ होगा तो पानी की छींटे आप मारोगे तो वो होश में आ जाएगा। देखिए, कुछ डीपर अगर कुछ प्रॉब्लम होती है, फिर हमको सीपीआर देना पड़ता है, जिसको हम चेस्ट प्रेस वगैरह कहते हैं, वो मैं भी आगे डिस्कस आपको कराने वाली हूँ। ठीक है, तो अनकॉन्शियस अगर कोई बेहोश हो गया है तो आपको बस क्या करना है, उसको अच्छे से लिटा देना है, थोड़ा-सा उसको ऐसा रखना है कि फ्रेश एयर उसके पास आए। अगर कपड़े बहुत टाइट पहने हो तो गले में टाई आई है तो उसको ढीली कर दो, ताकि उसको ब्रीदिंग में हेल्प मिल सके। हल्के साफ पानी का हल्का छींटा उसके आंखों में मारो, ताकि वो सेंसेस में आ सके। और अगर आपको लग रहा है नहीं, कुछ ज्यादा देर तक वो अनकॉन्शियस है, तो फिर उसको तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाओ या सीपीआर टेक्निक फॉलो करो। ठीक है ना, जैसे वही मैं बता रही हूँ, इन इन केसेस विद अनकॉन्शियस पर्सन स्टॉप्स ब्रीदिंग, वी शुड इमीडिएटली गिव पीसीआर। यहाँ पे लिखा हुआ है पीसीआर, गलत है। पीसीआर की जगह इसको क्या लिखोगे आप, सीपीआर होगा ये जो चीज इन्होंने पीसीआर लिख दी है ना, एक्चुअली सीपीआर है। तो अगर कोई व्यक्ति को अनकॉन्शियस हो गया है तो उसको सीपीआर दिया जाता है। ठीक है ना, इसको हम चेस्ट कंप्रेशन भी कहते हैं। आजकल इस चीज को बहुत प्रमोट किया जा रहा है कि हर किसी को सीपीआर देना आना चाहिए, है ना। तो इस वाले केस में सीपीआर लिखा हुआ है। तो अगर व्यक्ति अनकॉन्शियस हो गया है और उसने ब्रीथ करना स्टॉप कर दिया, मतलब उसकी सांसें नहीं चल रही हैं, तो आपको उसको सीपीआर देना है, यानी कि चेस्ट कंप्रेशन देना है। इस केस में आप क्या करते हो, सबसे पहले जो व्यक्ति है उसको उसकी बैक पे इस तरह के सीधा लेटा देते हो, है, पीठ के बल, पीठ नीचे रहेगी और वो उसका जो सीना होगा, चेस्ट होगा, वो ऊपर की तरफ रहेगा। आप अपने हाथों की जो हील है, उसके हाथ का जो हील है, इस तरीके से आप उसके चेस्ट पे रखो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, और उसके ऊपर आप अपना दूसरा हाथ रखो और अपने पहले हाथ के फिंगर्स के अंदर अपने दूसरे हाथ की फिंगर्स को इस तरीके से आप फिक्स कर लो, इंटरलेस कर लो, इंटरलॉक कर दो। ठीक है, आपने अपने जो आपका हाथ है उसका हील उसके चेस्ट में रखा, दूसरा हाथ भी उसी के ऊपर रखा और फिंगर्स को इस तरह से लॉक कर दिया। आप उसको अपना एल्बो को स्ट्रेट रखते हुए, जैसे देख रहे हैं आप, एल्बो को स्ट्रेट रखते हुए इसको बार बार कंप्रेस करो। ठीक है, इसमें वेट डालो। तो आप कैसे करोगे, यूजिंग योर अपर बॉडी वेट, पुश स्ट्रेट डाउन ऑन द चेस्ट, देन रिलीज द प्रेशर। उसको बार बार दबाओ और फिर थोड़ी देर के लिए छोड़ो, फिर बार बार दबाओ, फिर
उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ो, देखो उसकी सांस वापस चालू हुई है कि नहीं, है ना? बहुत से लोगों की जान इस तरह से बच जाती है, इसलिए हमको सीपीआर की टेक्निक आनी ही चाहिए। रिपीट दिस प्रोसेस अगेन फॉर 100 to 120 टाइम्स पर मिनट। 1 मिनट में हमको करीब 100 से 120 टाइम उसका चेस्ट को कंप्रेस करना है, ताकि उसकी ब्रीदिंग फिर से चालू हो सके और वो उसकी डेथ ना हो, है ना? क्योंकि आप बार बार ऐसा करोगे तो 1 मिनट में करीब 100 से 120 बार आपको उसका चेस्ट को कंप्रेस करना है। और बहुत से केसेस हमने बहुत से आजकल वीडियोस देखते हैं कि हम बच्चे उसको जो पेशेंट होता है उसको रिवाइव कर लेते हैं, डॉक्टर के आने के पहले उसके वो अपने होश में आ जाता है या उसकी ब्रीदिंग चालू हो जाती है। उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, फिर डॉक्टर इसको प्रॉपर ट्रीटमेंट दे देता है। ठीक है, तो सीपीआर की टेक्निक सबको आनी चाहिए, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, उसको सीखनी चाहिए। तो उसका वीडियोस देखो और सीपीआर सीखो। ठीक है, अगर केस है फ्रैक्चर का, मतलब हड्डी टूट गई, आप एकदम से गिर गए, आपके हाथ की हड्डी टूट गई या पैर की हड्डी टूट गई या फिंगर की हड्डी टूट गई, तो उसको फ्रैक्चर कहते हैं। फ्रैक्चर इंजरी कॉज बाय ब्रेकिंग ऑफ बोन, हड्डी टूटने की जो इंजरी होती है उसको फ्रैक्चर कहते हैं। इमीडिएट ट्रीटमेंट ऑफ फ्रैक्चर इंक्लूड्स प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू द फ्रैक्चर पार्ट यूजिंग अ स्लिंग ऑफ क्लॉथ। सबसे जो इमीडिएट जो ट्रीटमेंट होता है जब किसी की हड्डी टूटती है तो क्या करते हैं हम, जैसे सपोज करो उसके हाथ की रिस्ट की हड्डी टूटी है, तो पहले हाथ के नीचे का हम सपोर्ट रख देंगे, कोई पट्टी ऐसा रख देंगे, प्लैंक लकड़ी के टुकड़े, ताकि इसका हाथ हिले नहीं। फिर ऊपर से स्लिंग इस तरीके से कपड़ा बांधते हैं, राइट, ताकि वो जो हड्डी है वो अपनी पोजीशन से हिले नहीं, एंड अवॉइडिंग इट्स मूवमेंट। और फिर जो चीज जो हिस्सा आपका फ्रैक्चर हुआ है उसको मूवमेंट से रोको, उसको जैसा है उसको वैसी पोजीशन में उस पे कपड़ा बांध के उसको डॉक्टर पास ले जाओ। डू नॉट एक्सर्ट प्रेशर ऑन द फ्रैक्चर्ड एरिया, जो हाँ आपकी हड्डी टूटी है वहां पे प्रेशर मत लगाओ, वरना हड्डी और ज्यादा टूट जाएगी, राइट। हल्का फुल्का है तो आप इस तरीके से आइस पैक भी लगा सकते हो, ताकि आपको स्वेलिंग जो सूजन आ गई है या पेन हो रहा है उससे रिलीफ मिल सके। कंसल्ट द डॉक्टर एज सून एज पॉसिबल, और जितने जल्दी हो डॉक्टर के पास जाओ, फिर डॉक्टर उसमें प्रॉपर प्लास्टर से बांधकर फिर प्रॉपर स्लिंग डाल देगा, ताकि वो हड्डी अपनी सही पोजीशन पे जुड़ सके, राइट। नेक्स्ट है एन ऑब्जेक्ट इन द आई। सपोज करो गलती से आपकी आंख, आप गाड़ी चलाते बहुत बार होता है, जब हम गाड़ी चलाते हैं ना तो एकदम से कोई मक्खी मच्छर या कोई कीड़ा हमारे आंख के अंदर घुस जाता है। ऐसे केस में क्या होता है, जब भी अगर आपके आंख के अंदर कोई ऑब्जेक्ट घुस गया है, सबसे पहले तो रब मत करो, क्योंकि रब करने से क्या होता है, हमारी जो आंखों के जो व्हाइट पोर्शन होता है कॉर्निया, इसमें ना ये स्क्रैचेस आ जाते हैं और फिर ये पूरी रेड हो जाती है और जलन देती है और आंख में स्वेलिंग आ जाती है। तो क्या करते हैं, जब जैसे ही अगर आपके आंख के अंदर आपको ऐसा लग रहा है कि कीड़ा घुस गया है, तो सबसे पहले रुक के अपनी आंखों में ठंडे पानी, अपनी आंखों में साफ पानी के छींटे मारो, जैसे ये कर रहा है ना अपना आईज को वॉश कर रहा है क्लीन वाटर से, इस तरीके से छींटे। बहुत सारे चांसेस है कि जब आप पानी छींटे मारोगे तो पानी के साथ वो जो भी ऑब्जेक्ट अंदर चला गया वो बाहर निकल आता है। कब अगर पानी नहीं है तो आप क्या करो, बार बार अपनी आईज को खोलो बंद करो, है ब्लिंक करो अपनी आईज को, बार बार क्लोज करो ओपन करो, क्लोज करो ओपन करो। ऐसे भी जो फॉरेन पार्टिकल अंदर घुस गया है वो बाहर निकल आएगा। और अगर आपकी आंखों में रेडनेस आ गई है, बहुत ज्यादा दर्द आ रही है और अभी भी खुजली हो रही है, और मतलब ऑब्जेक्ट के निकलने के बाद भी आपको ऐसा लग रहा है कि आंख लाल हो गई है, उसमें दर्द हो रहा है और इचिंग हो रही है, तो अपने डॉक्टर को पास जाओ, वो आई ड्रॉप देके या प्रॉपर उसको ट्रीट करेगा, राइट। तो इसका फर्स्ट एड क्या है, सबसे पहले अगर आपकी आंखों के अंदर कुछ भी कचरा चला गया है तो उसको रब मत करो, रब करने से आपकी कॉर्निया में स्क्रैच आ जाएगा और आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। इसके बजाय आप क्या करो, आंख को साफ पानी से धो या अपनी आंख को बार बार बंद करो खोलो, मतलब ब्लिंक करो, और फिर अगर आपको अभी भी लग रहा है रेडनेस है, पेन है और इचिंग है, तो आप डॉक्टर को विजिट करो, राइट। नेक्स्ट केस है स्नेक बाइट का। बहुत कॉमन है गाँव में या जिनके घर कच्चे होते हैं, बारिश के मौसम में उनको अधिकतर सांप काट लेता है, ठीक है ना, इस जैसे सांप काट लिया, सांप काटने के बाद क्या होता है, बहुत अभी भी गांव वगैरह में क्या होता है, लोग बाग ना झाड़ फूक में विश्वास करते हैं, इससे कई लोगों की जान चली जाती है। जबकि हमको पैनिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि आधे से ज्यादा सांप तो जहरीले नहीं होते हैं। हम कभी कभी ना घबराहट के मारे भी जब सांप काटता है तो मर जाते हैं, आधे से ज्यादा बच्चे, आधे से ज्यादा लोग सांप काटने के डर से मर जाते हैं बजाय कि एक्चुअल उसके जहर से। तो जब अगर जहर जब सांप काटता है तो एक्चुअली क्या होता है, उसका जहर हमारी बॉडी के अंदर घुस जाता है, इस जहर को हम वेनम कहते हैं, और ये वेनम बहुत तेजी से हमारे ब्लड स्ट्रीम में फ्लो करता है। और इससे क्या होता है कि अगर आपको एकदम से उसको आपने इमीडिएट आपने उसको ट्रीटमेंट नहीं कराया तो व्यक्ति के शरीर में इतनी तेजी से वो जहर फैलेगा कि उसकी कुछ ही मिनटों में डेथ हो जाएगी। तो ऐसे केस में क्या करो, अगर किसी को सांप ने काट लिया है तो पहले उसको न्यूट्रल पोजीशन में रखो जहां पे उसको आराम मिल रहा है, फिर उसको जिस एरिया में उसे काटा है उसको कोशिश करो कि वहां पे मूवमेंट ज्यादा ना हो, उस जगह का ज्यादा मूवमेंट ना हो, क्योंकि जितना ज्यादा मूवमेंट होगा जहर उस एरिया से
तुरंत ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा पूरे शरीर में फैलेगा। तो सबसे पहले अगर पैर में काट लिया तो पैर को फिर सीधा रखो ताकि जल्दी से ब्लड सप्लाई उसमें ज्यादा ना हो, ज्यादा ब्लड वहां से सर्कुलेट ना हो और वेनम धीरे धीरे बॉडी में फैले, ना कि एकदम से फैले। जहां पे काटा है वहां पे कस के एक पट्टी बांधो, देख रहे हैं स्प्लिंट बांध दिया है कस के, है एक स्प्लिंट बांधो ताकि ब्लड फ्लो है रुक सके। जहां जैसे सपोज करो यहाँ पे काटा है तो यहाँ पे कस के पट्टी बांधो ऊपर ऊपर की तरफ, ताकि ब्लड तुम्हारा ऊपर की तरफ फ्लो ना हो और ऊपर की तरफ बॉडी में जहर ना फैले। ठीक है, यहाँ तक तो हो ही रहा है, लेकिन इसके ऊपर कस के बांध दो। That is plain to minimize the blood flow near the bitten area. Clean the area with antiseptic. जिस एरिया में काटा है उसके एंटीसेप्टिक से क्लीन करो। थोड़ा सा उसको दबा के सक्शन डिवाइस की मदद से इसका जहर बाहर निकालने की कोशिश करो। सीधे डॉक्टर के पास लेके जाओ, डॉक्टर उसको एंटी वेनम देके वो जो पॉइजन है उसको नलिफाई कर देगा, मतलब उसका असर को बेअसर कर देगा। तो ऐसे केस में जब भी किसी को सांप ने काट लिया है तो यहाँ वहां झाड़ फूक के लिए नहीं जाओ। जहां पे काटा है पहले उस एरिया को धो के एंटीसेप्टिक लगाओ, उसके ऊपर कस के पट्टी बांध दो ताकि जहर ऊपर की तरफ ज्यादा जल्दी से ना फैले, और डॉक्टर के पास लेके जाओ जहां पर उसको एंटी वेनम देके वेनम को न्यूट्रलाइज किया जाता है। वेनम यानी होता है सांप का जहर, राइट। बहुत बार होता है कि पेड़ों में मधुमक्खी छत्तर बना लेती है ना, और हम वहां पे खेल रहे हैं या हम गार्डन में गए हैं, पिकनिक मनाने गए हैं किसी गार्डन में, तो वहां पे मधुमक्खी ने हमको काट लिया या किसी कीड़े ने काट लिया है। बारिश के सीजन में बहुत सारे कीड़े काटते हैं, कीड़े काटते एकदम स्वेलिंग हो जाती है, इचिंग होती है, दर्द भी होता है। तो स्टिंग मतलब होता है जब कोई कीड़ा आपको काट लेता है, वो कीड़ा मधुमक्खी या ततैया या चींटी कुछ भी हो सकता है। ये क्या करता है, ये अपने एक स्टिंगर से आपकी बॉडी को में छेद कर देता है, और जब छेद कर देता है तो वो अपने अंदर का जो जहर है वो आपकी बॉडी में डाल देता है। इसकी वजह से क्या होता है, एकदम से हमारी जहां पे उसने जहर इंजेक्ट कर दिया है वहां पे एकदम से स्वेलिंग हो जाती है, रेडनेस हो जाती है, इचिंग होती है और पेन होता है। ऐसे केस में क्या करो, सबसे पहले तो कीड़े को उठा के फेंको जहां पे वो काटा है, फिर देखो क्या उसका कोई डंक है ना, उसका कोई स्टिंगर कि आपकी स्किन में अटक गया है। अगर अटक गया है तो उसको भी फोर्सेप की मदद से वो उसके डंक को बाहर निकालो। फिर जहां पे काटा है उसको उस स्किन को हल्का सा स्क्रैप करो प्लास्टिक कार्ड से, थोड़ा सा वहां से ब्लड निकालो ताकि अगर अंदर कुछ भी जहर है पहुंच गया तो पहले तो जो ब्लड आप निकाल रहे हो बाहर, उसके साथ वो उसका जहर भी बाहर आ जाए। फिर उसको अच्छे से साफ साबुन के पानी से धो लो, आइस पैक लगाओ ताकि इसकी स्वेलिंग कम हो और सेंसेशन इस अफेक्टेड एरिया में कम हो जाए। और अगर नहीं हो रहा है तो फिर आप इसको डॉक्टर पास लेके जाओ, वो हिसाब से सोडा लगाते हैं। घर के बहुत सारे ट्रीटमेंट होते हैं, हम सोडा लगा देते हैं कभी कभी इस जगह पर, कभी टूथपेस्ट लगाते देते हैं तो भी आराम मिल जाता है। लेकिन आप साफ पानी से धो के, अगर आपको कुछ नहीं पता तो आप साफ पानी से धो के इसको आइस पैक लगाओ और फिर डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर अपनी प्रॉपर मेडिसिन लगा के इस स्टिंग को ठीक कर देगा। ठीक है। नेक्स्ट केस है, किसी ने गलती से जहर पी लिया है या जानबूझ के जहर पी लिया है। ठीक है, कभी कभी होता है कि बच्चे के जैसे घर में फिनाइल वगैरह रखा रहता है या कभी कभी नैप्थलीन बॉल्स रखी रहती हैं, तो बच्चे अनजाने में, जो छोटे बच्चे होते हैं जिनको ज्यादा समझ नहीं होती है, वो उसको खा लेते हैं। कभी कभी कोई सुसाइड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जहर पी लेता है, तो जहर अगर बॉडी में चला गया और बहुत ज्यादा मात्रा में चला गया तो डेथ हो जाती है अगर आपने इमीडिएटली हेल्प नहीं किया। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपने जहर को गुटक लिया है या किसी ने इंजेक्शन लगा दिया है जहरीला, या आपने कोई जहरीली फ्यूम्स को इनहेल कर लिया है, इसकी वजह से भी जहर आ सकता है, तो आपको मेडिकल हेल्प तुरंत चाहिए उसके लिए, है ना। तो आप सबसे पहले तो आप क्या करो, अगर किसी ने एकदम से जहर खा लिया है तो उसको मुंह में उंगली डाल के या बहुत सारा नमक का पानी पिला के उसको फोर्सफुल वॉमिटिंग कराओ, मतलब उल्टी कराना जरूरी है। इसमें क्या करते हैं, हम एक गिलास पानी में 2-3 चम्मच नमक घोर देते हैं और उसको पिला देते हैं, तो इतना नमक जब बॉडी में आता है तो एकदम से उल्टी आती है। जब उल्टी आती है तो उल्टी आने के साथ साथ भी वो जहर बाहर आ जाता है। एक ये तरीका होता है। या जितना हो सके उतना पानी पियो ताकि आप जब जरूरत से ज्यादा पानी पीने से आपको वॉमिटिंग आ जाए और वॉमिट के साथ वो जहर वापस बाहर निकल जाए, और फिर मेडिकल असिस्टेंट के लिए डॉक्टर के पास जाओ। डॉक्टर भी यही करता है, डॉक्टर को भी देखना, आप कभी भी अगर किसी ने पॉइजन ले लिया है या कोई जहरीली चीज खा ली है तो सबसे पहले डॉक्टर उसके जो स्टमक को क्लीन करता है, और स्टमक को क्लीन ऐसे ही करता है वॉमिट करवा के। ठीक है, उनके मेडिकल इक्विपमेंट होते हैं, हमारे घर में कुछ होता नहीं तो हम क्या कहते हैं, नमक का पानी पिला देते हैं या सादा पानी जरूर से ज्यादा पिला देते हैं ताकि उसको उल्टी हो जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो चैप्टर पार्ट 2 है इस चैप्टर का वो भी खत्म हो गया। तो हम थोड़ा सा क्विक चेक कर लें जो भी हमने पढ़ा है। ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेट रेफर्स टू द इमीडिएट असिस्टेंस प्रोवाइडेड टू द पेशेंट। हाँ, फर्स्ट स्टेट मतलब होता है जो पेशेंट को आपने इमीडिएट असिस्टेंस दिया, हेल्प दिया, उसी को फर्स्ट स्टेट कहते हैं। तो ये है ट्रू। नेक्स्ट है
सुपरफिशियल बर्न्स आर दोज दैट अफेक्ट द टिश्यूज ऑफ द बॉडी। फॉल्स। सुपरफिशियल बर्न्स में आपकी स्किन में सिर्फ रेडनेस आती है, टिश्यूज तक बात नहीं पहुंचती है, इसलिए फॉल्स है। डीप कट्स कैन बी ट्रीटेड बाय वॉशिंग विद कोल्ड वाटर। बिल्कुल नहीं। अगर गहरा घाव रख गया है तो पानी से धोने से कुछ नहीं होगा, आपको उस पर कॉटन का पैड लगाना पड़ेगा ताकि ब्लीडिंग स्टॉप हो, और फिर आपको डॉक्टर पास ले जाना पड़ेगा ताकि वो एक्सेसिव ब्लीडिंग को रोक सके। द पॉइजन इंजेक्टेड बाय स्नेक बाइट इज कॉल्ड वेनम। हाँ, जो जहर बॉडी में आ जाता है सांप के काटने के बाद, उसको उसको वेनम कहते हैं। जहर यानी वेनम, राइट। तो जो हमने पढ़ा उसके बेस्ड ये क्विक चेक था ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में पढ़ा है, इसमें हमने ये सारे टॉपिक्स कवर किए हैं। डिजीजेस एंड फर्स्ट एड में हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कम्युनिकेबल डिजीजेस के बारे में, स्पेशली हमने इन्फ्लुएंजा, मलेरिया, मीजल्स, डेंगू, चिकनगुनिया और एड्स के बारे में पढ़ा था। फिर हमने देखा था ये बीमारियां किस तरीके से ट्रांसमिट होती है, मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन देखा था कि खाने के द्वारा, हवा के द्वारा, पानी के द्वारा या वेक्टर्स के द्वारा ये फैलती है। वेक्टर्स के केस में आपके मच्छर ही पहले तो सबसे बड़े कल्प्रेट मच्छर ही होता है। जैसे एडीज हुआ या एनोफ्लीज हुआ या क्यूलेक्स हुआ, 3 बीमारियां तो इसी से होती है। जैसे एडीज जो होता है इससे डेंगू होता है, एनोफ्लीज से आपका मलेरिया हो जाता है, क्यूलेक्स से आपका फिलेरिया या एलिफेंटासिस की डिजीज आती है। फिर कुछ बीमारी होती है जो मक्खियों की वजह से फैलती है, और कुछ बीमारी होती है जो फ्लीज यानी कि जो कीटाणु जानवरों के ऊपर रहते हैं उसकी वजह से फैलती है, जैसे प्लेग हुआ। फिर हमने देखा था प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, डिजीज को रोकने के क्या तरीके होते हैं। सबसे तरीका है तो इम्यूनाइजेशन का और वैक्सीनेशन का। वैक्सीन लगाइए, अपनी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाइए, पर्सनल हाइजीन फॉलो करिए, साफ सुथरे रहिए, साफ कपड़ा पहनिए, साफ खाना खाइए, साफ हवा लीजिए, साफ पानी पीजिए, काफी बीमारियों से आप बचे रहेंगे। कम्युनिटी हाइजीन, अपना घर भी साफ रखो, अपने आसपास का एरिया भी साफ रखो ताकि ये कीटाणु जो है वो फैले नहीं और आपको बीमारियां हो नहीं। फिर हमने देखा था फर्स्ट पार्ट में कि क्या हार्मफुल इफेक्ट है अल्कोहल के, ड्रग्स के और टोबैको के। एडिक्शन क्या होता है, इससे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स क्या हो जाती है, और कैंसर क्यों होता है इन हार्मफुल प्रोडक्ट से, और हमको क्यों बचना चाहिए। ठीक है, आज के इस वीडियो में हमने पूरी अच्छी तरीके से फर्स्ट एड को डिस्कस किया है, जिसमें हमने ब्लीडिंग को डिस्कस किया है, जिसमें हम कॉटन पैड और क्लीन क्लोथ की मदद से ब्लीडिंग रोक सकते हैं। हमने बर्न को डिस्कस किया, जिसमें हम एंटीसेप्टिक लगाते हैं जहाँ पे हमको बर्न हो गया, जल गए हैं। अगर ऑब्जेक्ट कोई घुस गया आंख में तो आंख को वॉश करो। स्नेक बाइट, अगर सांप ने काट लिया है तो एंटी वेनम का इंजेक्शन लो ताकि उसको जहर का जो एक्शन है उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके, असर खत्म किया जा सके। किसी ने जहर खा लिया है, सॉलोइंग पॉइजन, तो आप उसको फोर्सफुली उसको वॉमिट कराओ ताकि वॉमिट के साथ जहर भी बाहर आ जाए। अगर स्टिंग किसी मधुमक्खी ने काट लिया है तो जहां पे काटा है वहां पे उसका उस एरिया को अच्छे से पहले तो डंक निकाल दो, अगर घुस गया है कुछ स्टिंग है उसके अंदर, और उसको साफ पानी से धो के, सोप वाटर से धो के, फिर उसमें एंटीसेप्टिक क्रीम लगा के फिर डॉक्टर पास लेके जाओ। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट की वीडियोस से ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। चैप्टर क्लास 8 का है। बहुत सी जो सीबीएसई एनसीईआरटी की बुक है उसमें हेल्थ और हाइजीन के नाम से ये चैप्टर है, तो उसके भी काफी टॉपिक्स इसमें कवर हुए हैं। राइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल लर्निंग इज फन, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू।